हेलो दोस्तों, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज के इस सेशन में भारतीय अर्थव्यवस्था एवं अर्थशास्त्र के बारे में चर्चा करेंगे। पिछले समय में कक्षाओं में हम लोग अर्थशास्त्र और अर्थव्यवस्था के बारे में समझा भी था और कुछ नोट भी किया था। आज उसी क्रम में हम लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे। हम लोगों ने अर्थशास्त्र एवं अर्थव्यवस्था के विषय में जाना था, क्या चीज है, दोनों में अंतर क्या है। हमने बताया था कि जो अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था एक ऐसी विषय है जिसके तहत हम यह अध्ययन करते हैं या वो अध्ययन कराता है कि मानव कोई भी वस्तुओं और सेवाओं का किस प्रकार से उत्पादन करेगा, किस प्रकार से उसका उपभोग करेगा, किस प्रकार से उसका वितरण करेगा। ये मानव के समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन कराता है, अर्थशास्त्र कहलाता है। ठीक, यानी मानव के समस्त आर्थिक गतिविधियों का अध्ययन ही अर्थशास्त्र है। फिर हम लोगों ने देखा कि जो अर्थशास्त्र है एक विज्ञान है, एक तरह से जो किसी भी उद्देश्यों को, उसकी जो भी वैकल्पिक सीमित संसाधन है उनका उपयोग करके मानव के व्यवहार का अध्ययन करना ही क्या है, अर्थशास्त्र है। यानी किसी भी चीज के उद्देश्य की प्राप्ति हेतु जो वैकल्पिक सीमित साधन हैं उनका उपयोग करके और मानव व्यवहार से संबंधित चीजों का अध्ययन कर लेना ही क्या कहलाता है, उद्देश्यों को पूर्ति कर लेना ही अर्थशास्त्र कहलाता है। हमने फिर देखा कि जो अर्थशास्त्र है 1776 में एक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री की पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशंस, एडम स्मिथ जो अर्थशास्त्र के पिता कहे जाते हैं, उनकी एक बुक प्रकाशित हुई 1776 में, द वेल्थ ऑफ नेशंस, जिसमें उन्होंने बताया कि जो अर्थशास्त्र है एक धन का विज्ञान है। ठीक, धन का विज्ञान है। और उस तरह से भी देखा जाए तो अर्थशास्त्र, अर्थ का मतलब यहाँ धन से ही है और शास्त्र का मतलब गहन अध्ययन से है। ठीक, अर्थ धन, जब धन की बात हो रही है तो मानव की समस्त आर्थिक गतिविधियों में, यानी मानव से संबंधित जितनी भी आर्थिक गतिविधियां हो रही हैं उन गतिविधियों में जो धन संबंधी समस्याएं हैं, जब धन को उसमें इन्वेस्टमेंट किया जाएगा तो जो लाभ और हानि के तत्व विद्यमान होंगे उस समस्त आर्थिक गतिविधियों में, जो धन संबंधित लाभ और हानि के तत्व जो विद्यमान होते हैं, उसी के गहन अध्ययन को हम अर्थशास्त्र कहते हैं। फिर हम लोगों ने अर्थव्यवस्था को देखा, इकोनॉमी। जो अर्थव्यवस्था है वो अर्थशास्त्र का व्यवहारिक प्रयोग है। यानी अर्थशास्त्र एक सिद्धांत है, नियम है और उसी का जनजीवन में जो प्रयोग है, जो चल रहा है, वो अर्थव्यवस्था है आम जनजीवन में। ठीक, हमने बताया कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है, क्या बताया हुआ है पिछली कक्षाओं में कि अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जो किसी भी व्यक्ति को आजीविका कमाने के लिए और उसकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने का एक क्या है, माध्यम। लोग कहते हैं ना कि हमारी कोरोना काल में या किसी भी समय हमारी अर्थव्यवस्था डैमेज है, हमारी अर्थव्यवस्था गड़बड़ है। अर्थव्यवस्था का मतलब क्या, यानी जो उनकी आजीविका, अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका कमाता है और अपनी आवश्यकताओं को क्या करता है, संतुष्ट करता है। तो आजीविका कमाना साधन है और वही जब टूट जाएगा तो उससे जितना भी आवश्यकताएं उसकी पूर्ति हो रही है उस आजीविका से बंद हो जाएगी, तो अर्थव्यवस्था उसकी गड़बड़ हो जाएगी। यही चीज है, समझना है उसको। इकोनॉमी, तो अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका कमा सकता है और अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकता है, अर्थव्यवस्था है। लेकिन अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। हमने भी बताया था कि इस प्रकार से किसकी अर्थव्यवस्था निकालनी है कुछ नहीं पता, लेकिन अगर उसके पहले किसी व्यक्ति का नाम, जैसे रमेश की अर्थव्यवस्था, उस व्यक्ति के पहले किसी परिवार का नाम, रमेश के परिवार की अर्थव्यवस्था, उस अर्थव्यवस्था के पहले किसी देश का नाम, तो भारत, अमेरिका, जापान जैसे, ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों की अर्थव्यवस्था। इस तरीके से अर्थव्यवस्था एक अधूरा शब्द है। अगर उसके पहले हम किसी भी चीज का अगर नाम नहीं जोड़ेंगे तो किसकी अर्थव्यवस्था ज्ञात करना है हमें प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए
अर्थव्यवस्था के पहले नाम आवश्यक है, चाहे वो व्यक्ति का हो, चाहे व्यक्ति के परिवार का हो, चाहे एक राज्य का हो, चाहे एक देश का हो। ठीक, तभी हम उसको अर्थव्यवस्था ज्ञात कर सकते हैं। तो हम लोगों ने अर्थव्यवस्था के सेक्टर्स को देखा था इकोनॉमी के, यानी अर्थव्यवस्था के जो घटक हैं, क्षेत्र हैं। हाँ, महत्वपूर्ण 3 ही माने जाते हैं, लेकिन 5 क्षेत्र हैं। ठीक, हम लोग अभी उस पर भी चर्चा करेंगे। अभी चर्चा करेंगे जो अर्थशास्त्र है, इनके जो 2 क्षेत्रों को हमने पिछली कक्षाओं में बताया है। व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक, जिसे बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और दूसरा जो है समष्टि अर्थशास्त्र, जिसको इंग्लिश में हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो आज हम लोग देखेंगे अर्थशास्त्र के अंतर्गत, हेडिंग डालेंगे अर्थशास्त्र। क्या? अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक, इंग्लिश में इसको बोलते हैं इकोनॉमिक्स, नोट कर लेंगे, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। इंग्लिश का इसमें बहुत महत्व है इकोनॉमिक्स में, अगर इंग्लिश नहीं जानेंगे तो दिक्कतें हैं। अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स, इसकी 2 पार्ट हैं। ठीक, प्रथम पार्ट लिखिएगा, हेडिंग बनाएंगे इसमें पहला, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र। और दूसरा लिखेंगे, 2 पार्ट हैं इसके, हमने बताया। दूसरा लिखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र को जो ऊपर है व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स। और जो दूसरा है समष्टि अर्थशास्त्र, इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब आप एक चीज देख पा रहे होंगे कि जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है, माइक्रो का मतलब छोटा होता है और मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब बृहद होता है, बड़ा स्तर। इसीलिए हम व्यष्टि अर्थशास्त्र को सूक्ष्म अर्थव्यवस्था भी कहते हैं और समष्टि अर्थव्यवस्था को माइक्रो इकोनॉमिक का मतलब इसको व्यापक अर्थव्यवस्था या बृहद अर्थव्यवस्था का भी नाम देते हैं, सॉरी अर्थशास्त्र का नाम देते हैं। ठीक, तो इसको आगे लिख लेंगे सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक, और इसको लिख लेंगे व्यापक अर्थशास्त्र या बृहद अर्थशास्त्र। ठीक, यानी बड़े स्तर का। अब हमको एक एक करके समझना है, तो हेडिंग पहले देंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र। पहली हेडिंग होगी व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, व्यष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, माइक्रो इकोनॉमिक्स, इंग्लिश में इसको क्या बोलते हैं? माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म अर्थशास्त्र। ठीक, इंग्लिश लिख लेंगे ऊपर से माइक्रो इकोनॉमिक्स, जिसे व्यष्टि अर्थशास्त्र को बोलते हैं सूक्ष्म, क्या? सूक्ष्म अर्थशास्त्र लिखेंगे। इसमें थोड़ा सा पहले समझना है व्यष्टि अर्थशास्त्र। व्यष्टि अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का, जो अर्थव्यवस्था है उसकी एक छोटी सी इकाई या उस इकाई के एक भाग का हिस्सा होता है व्यष्टि अर्थशास्त्र। बात नहीं समझ में आई? जैसे अर्थव्यवस्था क्या है? एक जीविका कमाने का साधन है। हमने क्या बताया? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी जीविका को कमाता है और जो उसकी आवश्यकताएं हैं उसको संतुष्ट कर सकता है। ठीक, तो हमने बताया कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है, व्यष्टि सूक्ष्म, ये अर्थव्यवस्था का एक इकाई है या उस इकाई के एक भाग है, छोटा सा। ठीक, जैसे इसमें एक किसान है, अपनी फसल गेहूं की, धान की, जो भी है, मक्का की, गन्ना की, ये फसलें लगाता है। तो वो व्यक्ति एक छोटे स्तर पर कार्य कर रहा है। ठीक, जिसे कीमत सिद्धांत भी नाम देते हैं इसको, यानी वो उत्पादन करेगा, फिर उसकी कीमत क्या होगी मार्केट रेट पे, ये सारी चीजों को तय करेगा। ठीक, कौन? व्यष्टि अर्थशास्त्र, एक छोटे स्तर पर। तो इसको हम कह सकते हैं कि एक व्यक्ति खेती जो कर रहा है वो किस स्तर पर कर रहा है? व्यष्टि स्तर पर कर रहा है। ठीक, छोटे स्तर पर।
लेकिन जहां पर यही चीज बृहद स्तर पर होगी वो समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगी। जैसे आप प्रति व्यक्ति आय की अगर बात करेंगे, स्वयं की अपनी आय की अगर बात करेंगे तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में आएगा, लेकिन समस्त आय की अगर बात करेंगे, राष्ट्रीय आय की बात करेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। आप कोई भी चीज अगर पैदा कर रहे हैं, स्वयं की खेती कर रहे हैं तो स्वयं के लिए ही पैदा कर रहे हैं। ठीक, स्वयं का मतलब केवल सिर्फ अपने भरण पोषण के, अपने परिवार के भरण पोषण के लिए कर रहे हैं। ठीक, एक छोटे स्तर पर अगर कार्य कर रहे हैं तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। लेकिन अगर वही चीज बृहद स्तर पर की जाएगी, ठीक, बड़े स्तर पर सबके लिए सार्वजनिक रूप से होगी तो देश स्तर पर काम आएगा तो समष्टि अर्थशास्त्र में आएगा। बात यहां से समझना है कि व्यष्टि का मतलब छोटा, छोटे स्तर पर एक फर्म, एक छोटा सा उद्योग धंधा डाल लिया, कोई मशीन लगा लिए पत्तल बनाने वाली, या कोई भी छोटा सा एक मशीन है जिसमें आप स्वयं रोजगार हैं और अपने छोटे स्तर पर आप कार्य कर रहे हैं, उसमें आटा पीसने की चक्की लगा लिए, आरओ पानी बेचने वाली मशीन लगा लिए, तो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है। यानी आप एक सूक्ष्म स्तर पर कार्य कर रहे हैं, लेकिन यही सरकार अगर कार्य कर रही है तो व्यापक स्तर पर करेगी, नलकूप लगाएगी, बहुत बड़े बड़े चक्कियां मतलब राइस मिले लगाएंगे, तो उसमें कई लोगों को रोजगार दिया जाएगा, तो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत एक किसान, एक फर्म, एक उद्योग, एक उपभोक्ता, मतलब एक क्या बोलते हैं, आ जाएगा, कोई भी एक पहलू आएगी, एक नई एक बाजार होगी, इस तरीके से। लेकिन समष्टि अर्थशास्त्र में उसी चीज का बृहद स्तर होता है। ठीक, सरकार रक्षा के लिए अगर कोई भी चीज खरीदेगी तो केवल एक ही लोगों के लिए थोड़ी ना खरीदेगी, पूरे देश के लिए खरीदेगी। कोई योजना सरकार लॉन्च कर रही है सामाजिक, गरीबों के लिए, रोजगार के लिए, तो एक लोगों के लिए लागू नहीं करेगी, वो पूरे देश के लिए लागू करेगी। तो सरकार समाज के हितों में जो बृहद स्तर पर कार्य करती है वो क्या कहलाएगा, समष्टि अर्थशास्त्र। और जो व्यक्ति कोई भी पर्सनल या स्वयं के लिए कार्य है वो व्यष्टि अर्थशास्त्र कहलाता है। तो समझेंगे इसमें व्यष्टि अर्थशास्त्र को, पहले लिखेंगे स्टार बना करके, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, अर्थशास्त्र भी कहा जाता है, भी कहा जाता है। क्योंकि ये स्वयं क्यों कहा जाता है सूक्ष्म अर्थशास्त्र, क्योंकि यह स्वयं के लिए होता है। ठीक, नीचे स्वयं केवल अपने परिवार के लिए, खेती, कोई भी एक छोटा हमने बताया उद्योग, ठीक, छोटे स्तर पर जो कार्य हो रहे हैं उनके लिए। तो लिखिएगा इसमें इसकी परिभाषा, इसके अंतर्गत लिखेंगे व्यष्टि, 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 व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अर्थशास्त्र के अंतर्गत, के अंतर्गत, व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत, अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई, अर्थव्यवस्था की एक इकाई, अर्थव्यवस्था की एक इकाई, एक इकाई या अर्थव्यवस्था के, या इकाई के लिखेंगे, इकाई के एक भाग, एक भाग, एक भाग के रूप में, के रूप में अर्थव्यवस्था के, अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे, नोट करते रहिए अभी समझाएंगे, छोटे छोटे अर्थव्यवस्था के छोटे छोटे पहलुओं, पहलुओं अर्थात, अर्थात, अर्थात व्यक्तिगत, व्यक्तिगत, व्यक्तिगत आर्थिक, व्यक्तिगत आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, इकाइयों, इकाइयों का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है, का अध्ययन किया जाता है,
का अध्ययन किया जाता है। जैसे जैसे नोट करेंगे, जैसे में एक उपभोक्ता, एक उपभोक्ता, उपभोक्ता, एक उत्पादक, एक उत्पादक, एक उत्पादक, एक उत्पादक, एक फर्म, एक फर्म आबलिक उद्योग, उद्योग। दूसरा लिखेंगे एक बाजार, एक बाजार, ETC। अब ध्यान से समझना है एक एक वर्ड को। इकोनॉमिक्स टफ है, एक दो बार में पढ़ने पर ही समझ में आएंगे, इतना जल्दी आसानी तरीके से नहीं आते, लेकिन ध्यान देंगे हम आसानी से बताने की इसकी पूरी कोशिश रहेगी हमारी। व्यष्टि अर्थशास्त्र, इसे सूक्ष्म अर्थशास्त्र कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? इंग्लिश में इसको माइक्रो इकोनॉमिक्स, सूक्ष्म इसलिए कहा जाता है कि ये छोटे स्तर पर, निचले स्तर पर स्वयं के लिए एक व्यक्तिगत रूप में उसके आर्थिक इकाइयों में काम करता है। जैसे कोई भी व्यक्ति है, अगर उसकी अर्थव्यवस्था कहता है कि अर्थव्यवस्था हमारी ठीक चल रही है या खराब चल रही है, तो यानी उसके आजीविका, जो कमाने का स्रोत है, जहां से उसकी आमदनी आ रही है, जहां से हर चीजों का उत्पादन हो रहा है, उसके एक इकाई का छोटा सा स्तर है, उसका एक भाग है। जैसे राष्ट्रीय आय की बात करते हैं, उसी प्रकार देश की राष्ट्रीय आय का मतलब पूरे देश की आय, उसी प्रकार व्यक्तिगत आय, प्रति व्यक्ति आय, यानी उसमें से व्यक्तिगत आय, स्वयं की आय कितनी है, उसकी बात एक छोटा सा हिस्सा हो गया। ठीक उसी प्रकार से व्यष्टि अर्थशास्त्र एक छोटा सा हिस्सा है, इसीलिए इसको सूक्ष्म अर्थशास्त्र भी कहा जाता है। हमने बताया कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत अर्थव्यवस्था की एक इकाई, क्या अर्थव्यवस्था की एक इकाई, यहां पर जो लिखा गया है इसी का मतलब समझना है। अर्थव्यवस्था की एक इकाई यानी जो कमाने की आजीविका का एक जरिया है, उसका छोटा सा भाग हमने लिखा, या इकाई के, उसी में अर्थव्यवस्था के इकाई या अर्थव्यवस्था की इकाई का एक भाग के रूप में अर्थव्यवस्था के किसका, छोटे छोटे पहलुओं, अर्थात व्यक्तिगत का मतलब पर्सनल के लिए आर्थिक इकाइयों का अध्ययन किया जाता है। ठीक, जिसमें एक उपभोक्ता, ठीक, केवल एक उपभोक्ता की बात की जाएगी। एक का मतलब उसका परिवार, स्वयं का, वो और उसका परिवार। ठीक, अगर पूरे देश के उपभोक्ता की बात की जाएगी, उपभोक्ता सूचकांक निकलता है तो पूरे देश का निकलेगा ना, तो उसमें समष्टि अर्थशास्त्र में आ जाएगा। ठीक, एक उत्पादक, उत्पादन करने वाला, जहां से कोई भी चीज उत्पादन सृजन हो रही है, पूरे नहीं, पूरा मिला करके नहीं, छोटे स्तर पर। ठीक, एक फर्म या उद्योग, हमने अभी बताया कि पत्तल बनाने वाली मशीन है, उसमें स्वयं और स्वयं के परिवार को शामिल कर सकते हैं। तो एक छोटे स्तर पर आप काम कर रहे हैं, लेकिन अगर सरकार वही काम करेगी तो बृहद कंपनी लगाएगी, बड़ी कंपनी लगाएगी, तो समष्टि वो स्तर का हो जाएगा। ठीक, ये नहीं कि वो केवल सरकार कंपनी लगाएगी तो बस एक दो लोग काम करेंगे, नहीं, वो बृहद स्तर पर लगाएगी, समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। तो उसमें हम बृहद स्तर पर आर्थिक इकाइयों का अध्ययन करेंगे। एक बाजार, छोटी सी स्वयं की बाजार। ठीक, स्वयं की बाजार का मतलब यह है कि आप उत्पादन किए, उसको मार्केट में बेचे, ये चीज। आगे की तरफ देखेंगे, इसमें लिखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र या घटक। ठीक, व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र या घटक, घटक भाग ही होते हैं। ठीक, देखेंगे हम इसके सेक्टर से, देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र, ठीक, इसके क्षेत्र लिखेंगे, के क्षेत्र व्यष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र देखेंगे, इसमें नोट करेंगे, बनाइएगा। क्षेत्र या घटक लिखेंगे, इसमें वस्तु कीमत सिद्धांत, वस्तु कीमत सिद्धांत
कीमत सिद्धांत। दूसरे में लिखेंगे साधन कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत। तीसरे में लिखेंगे आर्थिक कल्याण सिद्धांत, आर्थिक कल्याण सिद्धांत, आर्थिक कल्याण सिद्धांत। इनके बारे में हमको पढ़ना भी है। ठीक, अब वस्तु कीमत सिद्धांत के दो पार्ट होते हैं, इसके दो पार्ट, ठीक है, नोट करेंगे नीचे। मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत, मांग का सिद्धांत। अभी सब समझाएंगे, पहले बनाइए लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत, लागत तथा उत्पादन, उत्पादन का सिद्धांत, का सिद्धांत, लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत। इसमें साधन कीमत में देखेंगे तो इसके कई क्षेत्र हैं। नोट करेंगे, इसमें पहला है मजदूरी, मजदूरी, मजदूरी। फिर इसके बाद आएगा लागत, इसी को रेंट भी बोलते हैं, ठीक, ब्याज, इंटरेस्ट। फिर इसके बाद आ जाएगा लाभ, प्रॉफिट। ठीक, जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है इसके जो क्षेत्र हैं इसमें देखेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र को यहाँ इसे ही कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। इसके क्षेत्र को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, कीमत सिद्धांत। इसके क्षेत्रों को कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है, कहा जाता है, ठीक, कीमत सिद्धांत। ध्यान दीजिएगा, इसके तीन क्षेत्र हैं, वस्तु कीमत सिद्धांत, साधन कीमत सिद्धांत और आर्थिक कल्याण सिद्धांत। तीनों स्तर पर हमको समझना है और अगर इसको समझ लेंगे तो समष्टि अर्थशास्त्र अपने आप समझ में आ जाएगा। ठीक, वस्तु कीमत सिद्धांत क्या है? इस छोटे स्तर पर वस्तुएं तैयार की जाएंगी, छोटे किसानों के द्वारा तैयार की जाएंगी, ठीक, या छोटे व्यक्ति के द्वारा, मतलब छोटे व्यक्ति का मतलब निचले स्तर, सबसे निचला स्तर, ठीक। कोई भी व्यक्ति है पत्तल अगर बनाता है, पत्तल की मशीन बैठाया हुआ है तो सिंगल काम कर रहा है, ठीक, दो लोग काम कर रहे हैं उसके सदस्य परिवार के, तो वस्तु, जो वस्तु होगा उसकी मांग क्या है, उस मांग के बारे में हम देखेंगे, यानी मांग का सिद्धांत हम लोग पढ़ेंगे। ये सारे जितने हैं सबके एक एक टॉपिक हेडिंग डाल कर अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। तो वस्तु की कीमत का जो सिद्धांत है उसमें देखेंगे कि जो वस्तु है उसकी मार्केट में कितना रेट रखा जाए, क्या उसकी कीमत तय किया जाए, उस वस्तु की मांग क्या है उसके हिसाब से देखना पड़ेगा। लागत तथा उत्पादन का सिद्धांत, यानी उस वस्तु में कितनी खर्च हुआ, कितनी लागत आई उसको उत्पादन करने में, उसके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे छोटे स्तर पर, सब व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। फिर व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत दूसरा जो सिद्धांत आता है वो आता है साधन कीमत सिद्धांत। साधन, जो साधन लिए हैं उसका तो भाई मशीन है, मशीन पत्तल बना रही तो उसका भी तो खर्च है, क्या उसमें जो साधन पे मजदूर काम कर रहे हैं उनमें मजदूरी कितनी गिर रही है, उसकी लागत, उसका रेंट, मार्केट तक पहुंचाने का जो रेंट आ रहा है उसका रेंट, ब्याज, कितना ब्याज और खर्च हो रहा है, मतलब लग रहे हैं, फिर उसमें लाभ कितना हुआ, इन सारी चीज का जो अध्ययन करेंगे हम उस साधन कीमत सिद्धांत के अंतर्गत करेंगे। फिर जो वस्तुएं उत्पादित हुई, मार्केट में बिकी, उसे आर्थिक कल्याण के सिद्धांत, आर्थिक कल्याण हो रहा है या नहीं, इन चीजों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। किसके अंतर्गत? व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत। अगर कहीं भी पूछा जाता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र को क्या कहा जाता है, इसके क्षेत्रों को, तो उसे कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। इतना समझ लीजिए कि कोई भी वस्तु है, तीनों का मतलब यही है कि वस्तु का
क्या कीमत रखी जाएगी मार्केट में, साधन को देखते हुए जो साधन है उस पे जो लागत आई है, खर्च आया है। जैसे मार्कर है, किसी भी कंपनी में अगर ये बना होगा तो पहले इसे कच्चा माल आयात किया गया होगा, कच्चा माल आया होगा तो उसका भाड़ा लगा होगा कि नहीं। लेकिन जहां से माल कच्चा माल आयात किया गया होगा उसको भी पैसा दिया गया होगा। फिर अगर वो आता है तो जिस कंपनी में बनेगा है, जिस मशीन ने इसको बनाया होगा, वो भी हर चीज, हर कपाट मशीन का अलग अलग, मतलब अलग अलग जगहों पर बनता है, तो उनको जुटा करके जिस कंपनी ने एक मार्कर बनाई होगी उसका जो कीमत होगा वो साधन कीमत सिद्धांत। और अगर ये मार्केट में आया तो इसे आर्थिक कल्याण सिद्ध हो रहा है या नहीं, इसके सिद्धांत के बारे में भी अध्ययन करना है हमको। तो यही 3 सिद्धांत हैं व्यष्टि अर्थशास्त्र के। ये मार्केट में रेट तय करता है, सीधे सीधे कह लीजिए, इसीलिए इसको कीमत सिद्धांत भी कहा जाता है। हम लोग अब दूसरे अर्थशास्त्र के बारे में बात करेंगे, समष्टि अर्थशास्त्र। चलिए आगे देखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र के बारे में। और ये जितने भी नीचे हेडिंग हैं सब एक एक आगे करके पढ़ाया जाएगा, परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ, जो चीजें पीछे कक्षाओं में नहीं समझ में आती हैं आप उसको हमको कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और इसके लिए आपको भी पढ़ना पड़ेगा किताबों से, नहीं पढ़ेंगे तो कुछ समझ नहीं सकते। ठीक, लिखेंगे इसमें दूसरा समष्टि अर्थशास्त्र, दूसरा लिखेंगे समष्टि अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र, समष्टि अर्थशास्त्र। इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। क्या मैक्रो इकोनॉमिक्स लिखेंगे इसमें, इसे लिखेंगे, इसे बृहद या व्यापक अर्थशास्त्र कहा जाता है, अर्थशास्त्र कहा जाता है, कहा जाता है। अब तो समझ में आ गया होगा कि क्यों बृहद क्यों कहा जाता है। हमने जैसे बताया कि आप कोई भी एक फर्म या एक उद्योग छोटा सा स्थापित कर रहे हैं, ठीक, तो स्वयं के लिए कर रहे हैं, ठीक, 1-2 लोगों को आप रोजी रोजगार दे सकते हैं, बस यही कर सकते हैं। लेकिन अगर गवर्नमेंट, सरकार यही चीज अगर करती है तो एक बृहद स्तर पर करेगी जिसमें कई हजारों लोग काम करेंगे, ठीक, तो वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत आएगा। सरकार अगर कोई कार्य कर रही है, सामाजिक आर्थिक रूप से उत्थान करने के लिए, जो लोग पिछड़े हैं उनके उत्थान के लिए कोई योजना लॉन्च कर रही है तो समस्त लोगों के लिए करेगी, ठीक, तो वो बृहद स्तर पर कार्य करेगी। यानी अर्थव्यवस्था की एक बृहद इकाई या उस इकाई के बृहद स्तर तक, व्यापक स्तर तक जो क्षेत्र का अध्ययन हम करते हैं, इसी के अध्ययन करते हैं, इसी के अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बृहद और व्यापक स्तर तक, बहुत बड़े स्तर तक जो हम अध्ययन करेंगे वो समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत करेंगे। यानी समझना ये है कि अर्थव्यवस्था क्या है? अर्थव्यवस्था एक ऐसी प्रणाली है जिसे कोई भी व्यक्ति अपनी आजीविका को कमाता है, यानी पैसे को कमाता है। अब जो पैसा कमाने की जरिया है उसके बृहद और उसके व्यापक स्तर तक, यानी जहां पैसा कमा रहे हैं उसके बहुत बड़े स्तर तक जो बृहद अध्ययन किया जाएगा, व्यापक स्तर तक उस पैसे कमाने के जरिए के पीछे, उसी को हम बोलते हैं समष्टि अर्थशास्त्र। ठीक, लिखेंगे इसमें, इसके अंतर्गत लिखेंगे, इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था, अथवा संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समूहों से संबंधित अध्ययन किया जाता है।
जैसे 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 में लिखेंगे राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राष्ट्रीय आय, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति, राजकोषीय नीति। आगे लिखेंगे मौद्रिक नीति, मौद्रिक नीति। आगे लिखेंगे सरकारी बजट, सरकारी बजट, सरकारी बजट। फिर आगे लिखेंगे कॉमा देकर के सरकारी बजट के बाद आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि, आर्थिक समृद्धि। आगे लिखेंगे गरीबी बेरोजगारी, गरीबी बेरोजगारी, बेरोजगारी ETC। हमने बताया कि इसे बृहद या व्यापक स्तर कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये अर्थव्यवस्था का यानी जो जीविका कमाने का जरिया है उसके बहुत बड़े स्तर तक काम करने का, मतलब उसके बहुत बड़े बृहद स्तर तक अध्ययन करने का कार्य करता है। इसीलिए इसे बृहद या व्यापक अर्थशास्त्र, इंग्लिश में इसको बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स कहते हैं। ठीक, इसके अंतर्गत हमने क्या लिखा? इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं तक, अर्थव्यवस्था के बड़े पहलुओं तक अर्थात संपूर्ण अर्थव्यवस्था के समूहों से संबंधित अध्ययन किया जाता है। ठीक, जो इसके आर्थिक क्रियाकलाप है, ठीक, गतिविधि शामिल है, उसके बड़े पहलुओं तक अध्ययन किया जाता है। किसके अंतर्गत? समष्टि अंतर। जैसे राष्ट्रीय आय, यहाँ पर जो लिखा गया है राष्ट्रीय आय। ठीक, हम उस तरह से व्यक्तिगत आय की बात कर रहे थे, अब यहाँ राष्ट्रीय आय की बात कर रहे हैं, यानी समस्त देश की जो आय है, ठीक, वो क्या है? ठीक, उसके विषय में इतने बृहद स्तर तक अध्ययन करेंगे। राजकोषीय नीतियां क्या हैं? जो कोष है, ठीक, आपदा राहत है या और भी राहत कोष है, उनकी नीतियां क्या हैं, उनकी बृहद स्तर पर हम बात करेंगे। ठीक, मौद्रिक नीति क्या है? RBI के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे मौद्रिक नीति क्या है। ठीक, सरकारी जो बजट है, इस बजट के बारे में, उस तरह से हम सिंगल में एक परिवार के बजट के बारे में अध्ययन कर रहे थे, इसी पूरी सरकारी बजट के बारे में, पूरी सरकार के बजट के बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक समृद्धि, विकास की मतलब प्रक्रियाएं क्या कैसे हैं। गरीबी, हम स्वयं की गरीबी, व्यक्तिगत गरीबी के बारे में व्यष्टि अर्थशास्त्र स्तर पर देखते थे, लेकिन इस गरीबी से पूरे देश के स्तर पर गरीबी को मापा जाएगा। ठीक, बेरोजगारी, सचिन तेंदुलकर समिति ने गरीबी को बताया, ये सारी चीजों को देखा जाएगा। बेरोजगारी, व्यापक स्तर पर बेरोजगारी का, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या है, प्रच्छन्न बेरोजगारी क्या है, जितनी भी प्रकार की बेरोजगारियां हैं उनके विषय में हम चर्चा करेंगे व्यापक स्तर पर। ठीक, पूरे देश की बेरोजगारी को देखा जाएगा। तो ये रहा समष्टि अर्थशास्त्र, और इसके अंतर्गत हम बड़े पहलुओं पर अध्ययन करते हैं, यानी विस्तृत अध्ययन करते हैं। कोई भी बस पूछता है, आप सीधे कर दें कि जो व्यष्टि अर्थशास्त्र है एक व्यक्तिगत अचीवमेंट, मतलब व्यक्तिगत जो होता है, जो व्यक्तिगत है उस व्यष्टि अर्थशास्त्र जो है एक किसी भी व्यक्ति के लिए व्यक्तिगत होता है। ठीक, एक छोटे स्तर पर होता है। और समष्टि अर्थशास्त्र एक व्यक्तिगत के लिए नहीं बल्कि एक समूहों के लिए होता है। यहाँ हमने लिखा है समूहों से संबंधित, इस समूहों के लिए होता है, एक व्यापक स्तर पर होता है। ठीक, आगे की तरफ हम इसके घटक या क्षेत्र को देखेंगे। जो समष्टि अर्थशास्त्र है इसके घटक या क्षेत्र कौन कौन कितने हैं? तो लगभग 8 क्षेत्र आते हैं इसके अंतर्गत। इसके पहले व्यष्टि अर्थशास्त्र के 3 क्षेत्र थे। ठीक, हम लोगों ने उसको देखा। पहला क्या था? कीमत सिद्धांत, साधन लागत सिद्धांत, फिर आर्थिक कल्याण सिद्धांत था। इसके 8 क्षेत्र हैं, समष्टि अर्थशास्त्र के 8 क्षेत्र हैं। लिखेंगे क्षेत्र, समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र के क्षेत्र क्षेत्र। ठीक, लिखेंगे इसमें नंबर 1 1 2 2 1 1 1 2 करके लिखेंगे। पहला है आय एवं रोजगार का सिद्धांत, आय एवं रोजगार का सिद्धांत, एवं रोजगार का सिद्धांत, रोजगार का सिद्धांत। ठीक, आय एवं रोजगार का सिद्धांत।
अब हम इसमें पढ़ेंगे जो आय है और रोजगार कैसे है, उसकी आय कैसे बढ़ेगी, कैसे क्या होगा, इसके सिद्धांत के बारे में अध्ययन करेंगे। दूसरा लिखेंगे समष्टि मूल्य स्तर का सिद्धांत। ठीक, समष्टि मूल्य स्तर का सिद्धांत, मूल्य स्तर का सिद्धांत। ठीक, समष्टि मूल्य, इसमें नोट कर लेंगे, समष्टि मूल्य स्तर का सिद्धांत। तीसरा लिखेंगे फिर इसमें अगला हम समष्टि व्यापक स्तर पर मूल्य का सिद्धांत क्या होगा, ठीक, पूरे देश स्तर पर क्या होगा, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आर्थिक विकास तथा नियोजन का सिद्धांत, आर्थिक विकास तथा नियोजन का सिद्धांत, तथा नियोजन का सिद्धांत, नियोजन का सिद्धांत, का सिद्धांत, का सिद्धांत, का सिद्धांत, आर्थिक नियोजन का सिद्धांत। ठीक, आर्थिक विकास और नियोजन का। ठीक, आगे देखेंगे, सबके विषय में हम लोग अध्ययन करेंगे एक एक करके, बस केवल नोट कर लीजिए अभी। चौथा लिखेंगे व्यापार, व्यापार फिर चक्रों का, व्यापार चक्रों का अध्ययन का सिद्धांत, अध्ययन का सिद्धांत। व्यापार जो होता है, कितने प्रकार के कर है, कर कैसे देना है, इन सारी चीजों का। पांचवा लिखेंगे अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा विनिमय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा विनिमय, अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा विनिमय, व्यापार तथा विनिमय, तथा विनिमय का सिद्धांत, विनिमय का सिद्धांत। सारे सिद्धांतों के बारे में हमको पढ़ना है। आगे लिखेंगे हम इसमें वितरण का सिद्धांत। छठवां लिखेंगे वितरण का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत, वितरण का सिद्धांत। 6 हो गए। सातवां लिखेंगे मुद्रा तथा बैंकिंग का सिद्धांत। सातवां इधर लिखेंगे मुद्रा तथा बैंकिंग का सिद्धांत, मुद्रा तथा बैंकिंग का सिद्धांत, बैंकिंग, बैंकिंग का सिद्धांत। ठीक, और आठवां लिखेंगे राजस्व का सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत, राजस्व का सिद्धांत। नोट कर लीजिए, इतने स्तर पर हम अध्ययन करेंगे अर्थशास्त्र में, इतना ही में सब कुछ खत्म हो जाएगा। आय एवं रोजगार का सिद्धांत, समष्टि मूल्य स्तर का सिद्धांत, फिर तीसरा है आर्थिक मूल्य विकास तथा नियोजन का सिद्धांत, फिर चौथा है व्यापार चक्रों का अध्ययन का सिद्धांत, पांचवा है अंतरराष्ट्रीय व्यापार तथा विनिमय का सिद्धांत, फिर छठवां है वितरण का सिद्धांत, फिर सातवां है मुद्रा तथा बैंकिंग का सिद्धांत, आठवां है राजस्व का सिद्धांत। ठीक, अगली कक्षाओं में हम फिर इसके विषय में एक एक करके अध्ययन किया जाएगा। फिर अभी हम लोग ये केवल अर्थशास्त्र के घटक या उसके क्षेत्र के बारे में देखें। अभी हम लोग कल अर्थव्यवस्था के जो 5 क्षेत्र हैं हमने बताया है, पंचम क्षेत्र तक, उसमें से 3 क्षेत्रों को और भी चौथे 5वें क्षेत्र को भी उनके बारे में अध्ययन करने के बाद ही फिर हम लोग अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के बारे में बात करने के बाद इन एक एक क्षेत्रों के बारे में अध्ययन करते रहेंगे। मेहनत से पढ़ें। कहीं भी कोई भी दिक्कत परेशानी होती है तो आप हमको कमेंट सेक्शन में बताएं। ठीक, उमाकांत यादव सर जीएस क्लासेज में जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।